सहकार रेडियो के श्रोताओं को जूही शुक्ला का नमस्कार। कहानियों के कारवा में आज आप सुनिए शैलीन सागर जी की कहानी संगीन जुर्म। ये कहानी साहित्यिक पत्रिका हंस के जनवरी 2025 के अंक में प्रकाशित हो चुकी है। कहानी को कुल 4 भागों में रिकॉर्ड किया गया है। पेश है इसका दूसरा भाग। अरे सुनिए, उदासीनता और प्रतिरोध की सख्त दीवार को भेदने की ठान कर एक रात आमना ने अपने शौहर से कहा, आखिर इतनी परेशान क्यों हैं? न बात करना और ना ही ठीक तरह से खाना पीना। दिन भर मेहनत करते हो तो इस तरह किसी दिन बिस्तर पकड़ लोगे। जमीर मानो शून्य में खोए थे, निस्पृह व निस्पंद। लगा ही नहीं कि उनकी बीवी उनसे मुखातिब थी। चारों ओर एक मनहूसियत पसरी पड़ी थी जिसके घटाटोप में वे छटपटा रहे थे। पूरे माहौल पर एक जड़ता हावी थी, पर किसी को तो इन गुंजलकों के बाहर निकलना ही था। अरे किस बात पर इतने खफा हो? असगर की नौकरी की वजह से? आमना की आवाज लरज उठी। बेचारा कोशिश तो कर रहा है, रात दिन भागता दौड़ता है, पर नौकरी उसके हाथ में थोड़े ही है। वक्त लगेगा, देर सबेर खुदा उसे काम जरूर देंगे, मुझे भी पूरा भरोसा है। आमना कुछ पलों के लिए खामोश हुई थी। जमीर की कोई प्रतिक्रिया न पाकर उसने बात बढ़ाई। रोज कहता है कि अब्बू न जाने क्यों इतने नाराज रहते हैं। जितना मुमकिन है काम के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आमना के अंदर उमड़ते गुबार उसके स्वर को अवरुद्ध करने लगे। उसकी बात सुनकर मुझे तरस भी आता है और डर भी लगता है। या अल्लाह, कैसी खौफनाक खबरें सुनने को मिलती हैं आजकल। खुदा खैर करे। आमना की आंखों में नमी की एक परत सी बिछ गई। चेहरे पर बेचारगी और खौफ का साया था। उसने मन ही मन सलाह की और परवरदिगार की इबादत में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। आमना के अंदर घुमड़ रहे आवेग के ज्वार का उफान जैसे समुद्र के किनारे खड़े जमीर के पैरों को भिगोने लगा। उसकी नमी उनके पूरे वजूद में सिहरन पैदा करने लगी। समूचा अंतस आर्द्र, स्निग्ध और कोमल हो गया। उनकी नजरें ऊपर उठीं और एक अरसे बाद अपना खुरदुरा मेहनतकश हाथ उन्होंने आमना के हाथ पर रख दिया। उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी हुई। शौहर का हाथ क्या जैसे टीसते जख्म पर दवा में भिगोई रुई का फाहा था। स्पंदित और जीवंत, सुकून और आत्मीयता का एहसास कराता। आमना की आंखों के कोरों में जमी तरलता एकाएक बेकाबू हो गई। पहले धीरे धीरे और फिर जार जार उसके आंसू झरने लगे। एक अरसे बाद बीवी की सिसकियों ने जमीर को अंदर तक झकझोर दिया। उनके अंदर भी कुछ पिघलने लगा। उन्होंने अपने हाथ की पकड़ मजबूत की और कांपते स्वर में कहा, आमना, आखिर बात क्या है? क्यों इतनी भरी हुई हो जो ऐसे आंसू बह रहे हैं? आमना ने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछी और हाथ अलग कर उठने लगी। आखिर इस तरह रोने का सबब? उन्होंने अपने हाथ की पकड़ ढीली नहीं की। कुछ खास नहीं, असगर को परेशान देख मन भर आता है और उस पर आप अलग, उसने हौले से कहा, जिसमें शिकवा का गहरा अपनत्व था। जमीर ने बड़े गौर से देखा, मानो उसके चेहरे पर लिखी किसी इबादत को बूझने की कोशिश कर रहे हों। फिर समझाइश की आवाज में बोले, आमना, जमाना बड़ा खराब है। मुझे असगर की बेरोजगारी से इतनी दिक्कत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो देर सबेर उसे काम मिल ही जाएगा, पर तब तक इधर उधर घूमना, आवारा लौंडों से मिलना जुलना, खराब लोगों की सोहबत, मुझे बहुत डर लगता है। सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि किसी गलत काम में न मुब्तला हो जाए। मुझे भरोसा है कि वो खुद कुछ नहीं करेगा, पर जब बात फंसती है ना, तो संगी साथी के साथ यार दोस्त भी लपेटे में आ जाते हैं। मसल है ना गेहूं के साथ घुन का पिसना। क्या ऐसी कोई बात आपके कानों में पड़ी है? आमना ने चिंतित स्वर में पूछा। अभी तो नहीं, पर नौजवान क्या कर बैठे कहना मुश्किल है। और तुम जानती हो कि आजकल बड़ी सख्ती है। सख्ती होना कोई बुरी बात नहीं है। अरे तुम समझती नहीं हो, आजकल हम लोगों पर कड़ी निगरानी होती है। जरा सी कोई चूक हुई नहीं या सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया, बस आफत गले लग जाती है। जिंदगी जहन्नम बन गई है। लगता है मुसलमान से बड़ा कोई मुजरिम नहीं है। हम तो भुगत भी चुके हैं।
परवरदिगार ने बड़ी इनायत की थी। आमना को वो दौर याद आ गया। एक बार फिर आमना की आंखें डबडबा उठी। दुख और संताप के गुबार उसके गले में कांटों की मानिंद चुभने लगे। नागरिकता कानून में संशोधन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में दिसंबर 2019 में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो कोरोना के प्रकोप के चलते मार्च 2020 में सरकार ने बलपूर्वक समाप्त करवा दिया। 101 दिनों तक चलने वाला ये आंदोलन इस मायने में नायाब था क्योंकि इसमें ज्यादातर मुसलमान औरतें शामिल थीं। कालिंदी कुंज रोड पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो गया था। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से कुछ प्रबुद्ध और प्रख्यात लोगों को उनसे वार्ता करने के लिए भेजा गया, पर समस्या का निदान संभव न हो सका। शाहीन बाग आंदोलन के समर्थन में देश के अनेक हिस्सों में भी धरना प्रदर्शन हुए। दिल्ली की तरह इन स्थानों पर भी मुसलमान औरतें नेतृत्वकारी भूमिका में थीं। हालांकि अनेक पुरुष और दूसरे धर्म के लोग भी उनके समर्थन में आगे आए और आंदोलन में भागीदारी दर्ज की। दिल्ली की तर्ज पर देश के अन्य सूबों में भी सरकार द्वारा इस प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त किया गया। इसमें शामिल लोगों के घरों पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ शहरों में फरार आंदोलनकारियों के बड़े बड़े फोटो नगर के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर दिए गए, मानो वे कितने खूंखार अपराधी हों, जबकि उनमें ज्यादातर तमाशबीन थे और जो शामिल भी थे वे पढ़े लिखे युवा, लड़के लड़कियां, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनका अपराध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कोरोना का भीषण विस्फोट और आतंक, अल्पसंख्यकों की भूमिका को लेकर दुष्प्रचार के साथ पुलिस प्रशासन की अतिशय सक्रियता, सब ने मिलकर शाहीन बाग आंदोलन को फुस कर दिया। हालांकि उसके उठाए मुद्दों पर सरकार की तेजी पर भी कुछ हद तक लगाम लग गई। असगर भी उसी भीड़ में शामिल था, पर उसकी कोई भूमिका नहीं थी, न नारेबाजी और न ही कोई दूसरा कारनामा, महज तमाशबीन। पता नहीं किस कैमरे की नजर में वो कैद हो गया, उसे आंदोलनकारी करार दे दिया गया और उस पर गिरफ्तारी का फंदा लटक गया। 2-4 दिन बाद शहर में आंदोलनकारियों के चस्पा हुए पोस्टरों में असगर भी मौजूद था। एकाध अपवाद को छोड़कर पोस्टरों में छपे सभी कथित अपराधी मुसलमान थे। जमीर को गहरा आघात लगा। अपने ही बेटे के फोटोशुदा पोस्टर को देखकर उसका दिल दिमाग गहरे अवसाद, अपमान और अन्याय की अनुभूति में डूब गया। पुराने जमाने में इनाम शुदा फरार अपराधियों के पोस्टर लगाए जाने की बात जमीर ने सुनी जरूर थी, पर फिल्मों के सिवाय कभी किसी अपराधी का पोस्टर लगा देखा नहीं था, और ये तब जब असगर केवल दर्शक था। अम्मी की कसम खाकर उसने अब्बू को बताया कि वो बमुश्किल 10 मिनट वहां मौजूद रहा, पर कैमरे में कुछ पलों की मौजूदगी ही उसे अपराधी करार देने के लिए काफी थी। क्या सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन अपराध की श्रेणी में आता है? फिर संविधान में प्रदत्त अधिकार क्या महज किताबी हैं और नागरिकों को उनके प्रयोग की अनुमति नहीं है? जिंदगी में पहली बार उसके खानदान में किसी का पुलिस से साबका पड़ा था। गरीबी गुर्बत की जिंदगी थी, पर मेहनत से अपनी इज्जत बचाकर सब काम धंधा करते थे। उसने असगर को अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया, और जब लगा कि असगर की वजह से अकबर को भी पकड़ा जा सकता है, तो वो भी अपने मामू के पास गांव चला गया। पर रोज रोज पुलिस का छापा, गाली गलौज और तमाम धमकियां जारी थीं। महज गिरफ्तारी की ही नहीं, बल्कि तोड़फोड़ की भी। ये हवाई नहीं, बल्कि वास्तविक खौफ था। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, कुछ के मकान जमींदोज किए जाने की खबरें आ रही थीं। बाप दादा द्वारा ताउम्र कमाई की बचत से खड़ा किया आशियाना आंखों के सामने मटियामेट कर दिया गया। आखिर क्यों? कभी प्रभावशाली समुदायों से विवाद, तो कभी हिंदू संगठन से टकराव, कभी सरकार विरोधी आंदोलन में भागीदारी या किसी मामूली जुर्म में शरीक होना। ये सब जाब्ता फौजदारी के तहत जुर्म है और उनकी सजा का भी उल्लेख है, पर कहीं भी मकान संपत्ति ध्वस्त करने जैसी कोई कार्रवाई की व्यवस्था उसमें नहीं है। इसीलिए असगर की बेरोजगारी को लेकर अब्बू संत्रस्त रहते। उन्हें आमदनी की उतनी चाह नहीं थी जितनी चुभन इस बात को लेकर रहती थी कि कहीं असगर किसी दूसरे मामले में न फंस जाए। अदालत ने नागरिकता विरोधी आंदोलनकारियों के खिलाफ मामले खत्म कर दिए थे, पर अब असगर का नाम पुलिस रिकॉर्ड में तो दर्ज हो ही गया था।
यही उनकी परेशानी का सबब भी था। आमना, उसे कह देना कि ज्यादा घूमा फिरा ना करे, भीड़ भड़के से दूर रहे। पिछली बार से सबक लेना चाहिए। वैसे भी कोरोना से बच के रहना जरूरी है। जमीर ने अपने मन की बात कही। मियाँ, इतना नासमझ नहीं है तुम्हारा बेटा। कहीं भी तो आता जाता नहीं है, ना उसका कोई खास दोस्त है, पर 24 घंटे घर में कैद रहना भी तो मुमकिन नहीं है। अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ जाए। जमीर बीवी की बात से इत्तेफाक रखते थे, पर खुलकर समर्थन देना भी नहीं चाहते थे, जिससे भविष्य में रोक टोक करने पर मन में कोई दुविधा न हो या उनकी बात का वजन कम हो जाए। अपने शौहर के कश्मकश को बखूबी समझती थी आमना। तकरीबन 1/4 सदी का संग साथ था। माँ बाप भाई बहनों से कहीं ज्यादा हाव भाव, सोच समझ, क्रिया प्रतिक्रिया दंपत्ति के दोनों सदस्यों में ये इतनी गहराई से बैठ जाते हैं कि चाहे अनचाहे दिल दिमाग में रच बस जाते हैं। खामोशी की एक अलग भाषा होती है जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, और जहाँ इस समझ का अभाव होता है वहाँ रिश्ते की जीवंतता और गतिशीलता कहीं लुप्त हो जाती है। पर एक बात समझ नहीं आती, आमना ने वहाँ पसरी चुप्पी को तोड़ा। धरना, नारेबाजी और गला फाड़ फाड़ कर तकरीरें तो रोजमर्रा की बात है, इसे लेकर इतनी सख्ती तो कभी नहीं सुनी गई। हुकूमत के खिलाफ जरा सी आवाज उठाई नहीं कि पुलिस पीछे पड़ जाती है, जमकर दबिशें दी जाती हैं, घर वालों को भी नहीं बख्शा जाता है, जैसे डकैत या कातिल हों। अरे फिजूल की बातों में क्यों अपना दिमाग खपाती हो? ये सब सियासत है, इनसे दूर रहना ही बेहतर है। पर हमारे बच्चे हैं, 4 जगह उठते बैठते हैं, जिससे मन में खटका तो बना ही रहता है। कहा नहीं, इस बारे में ज्यादा सोचने से क्या फायदा। ये ऐसा ही दौर है, हुकूमत के खिलाफ कुछ बोलना या किसी मुद्दे पर मुखालफत करना मुल्क के साथ गद्दारी मानी जाती है। उन्हें आंदोलनकारी नहीं बल्कि दहशतगर्द और दंगाई करार दिया जाता है। मुसलमानों को पाकिस्तानी एजेंट बताया जाता है और उन्हें मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाने की दुहाई दी जाती है। जमीर की आवाज में पहले कुछ खरखरापन आया और फिर भारीपन। शब्दों की रवानगी लड़खड़ाने लगी। लगा अंदर कुछ घुमड़ रहा है जो ना जाने कब आंखों के जरिए बरसने लगे। जमीर ने अपने जज्बातों को जब्त किया और आमना अपने को रोक नहीं सकी। उसकी आंखें डबडबा उठी। दुपट्टे से उसने अपनी नजरों को पोंछा। उसे अपने अब्बू की बेतरह याद आने लगी। अब्बू बताते थे कि मुल्क के तकसीम होने पर उनके पूरे खानदान में सिर्फ उनके वालिद ने ही हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था और अपने भाई बहनों के सामने बड़े पुरजोर ढंग से हिंदुस्तान को अपनी सरजमी मानने और यहीं रहने की वकालत की थी, और इसे लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। कभी हक तलफी का एहसास नहीं हुआ, न निजी तौर पर और न ही समाज में। कोई काम करने, कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं थी। बच्चे पढ़े लिखे, काम धंधा किए, मकान दुकान भी बनवाए और कुछ ने ठसके से जिंदगी गुजारी। मुसलमान होने से कभी जिंदगी में कोई अड़चन महसूस नहीं हुई और न किसी के ख्वाबों के पंख कुतरने जैसा एहसास हुआ। बराबरी की भावना लगातार उनके अंदर बनी रही। वही उनकी नैतिक ताकत थी। पर अब हालात बदल गए थे।